All right, let's do the questions now. Questions करते हैं. A charged particle of charge minus e and mass 100 times the mass of electron is revolving around a fixed charge particle having 3 protons. Assuming both postulates to be true, find radius of nth orbit, energy of nth orbit. If this charged particle jumps from third excited state to first excited state, then wavelength of emitted photon is. सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्या एक चार्ज पार्टिकल है, माइनस ई है, सेंटर पे कौन बैठा है, पॉजिटिव चार्ज 3 प्रोटॉन्स के साथ, यानी कि न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, अरे न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो गया 3e, z का वैल्यू कितना हो गया 3. कौन सा एटम है ये, लिथियम का एटम है, उसी में 3 प्रोटॉन होते हैं. यस, ठीक है. अब 3 प्रोटॉन हो गए, मतलब ये क्या होता है, लिथियम का एटम है Li, और इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कैसा है ये Li++ है ना, Li2 पॉजिटिव है. ओके, और यहां पे चार्ज हो गया कितना 3e के बराबर, और चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है विद ए चार्ज ऑफ -e. ठीक है. अब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आपको बताना है. रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैसे बताएंगे, बोलो. r रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट rn वैल्यू क्या होता था r0 n स्क्वायर बाय z. अब r0 की वैल्यू याद है आपको, इसमें r0 में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता था, कहां आता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. तो बोलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता था वो यहां आता था n. अब उस n की जगह क्या आ गया है 100 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. बोलो अब नीचे m वाला पार्ट तो r0 बना देगा, और नीचे क्या आ जाएगा 100. ये कर लो, क्लियर हो गई बात. तो बोलो क्या आ जाएगा Rn इज इक्वल टू r0 बाय 100 n स्क्वायर बाय z. अच्छा, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, उसमें क्या होता था, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी एनर्जी, है ना. याद करो, हाफ mv², m ऊपर रहता था उसमें. यस, तो बोलो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट में क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा. भाई जहां जहां पे मास था वहां पे 100 आ जाएगा. 100 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले टर्म को अलग कर दो, 100 बाहर रह जाएगा. तो कितना आ जाएगा 100 टाइम्स E0 z² बाय n². अच्छा, अब ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या कर रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, कौन सी ऑर्बिट होती है दक्षिए, फोर्थ है, फोर्थ ऑर्बिट से जंप करता है किसमें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट में. n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में जंप कर रहा है. तो एनर्जी कितनी होगी, तो बोलो हमारे पास फॉर्मूला होता था, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स ऑफ द ऑर्बिट्स. वो कितना आएगा E0 z², 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 16 का स्क्वायर. राइट. अब 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर, क्या मैंने यही बोला 16 स्क्वायर बोल दिया क्या, सॉरी माय मिस्टेक. अच्छा, एनर्जी क्या होती है, E0 z² होता है यहाँ पे, है ना. अब E0 की जगह क्या आ जाएगा 100 E0 नहीं आ जाएगा, बस 100 कर देना यहाँ पे, आ गया आपका आंसर. कोई दिक्कत, ठीक है. ए पार्टिकल ऑफ मास m हैज ए पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू -ar². क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग, ध्यान देना क्या कह रहा है. पार्टिकल है, मास है m, पोटेंशियल एनर्जी है -ar² एंड इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ. और कहां घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है. अज्यूमिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर के एटॉमिक मॉडल को ट्रू मानते हुए, है ना. मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट होती है, फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट होती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता, mvr इज इक्वल टू nh बाय 2π होता है, हायर स्टेट से लोअर में जंप करेगा तो फोटोन एमिट करेगा. राइट, ये 3 होती थी. ठीक है, तो आपने को क्या बताना है, अज्यूमिंग बोर्स मॉडल, फाइंड रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट, थर्ड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल इन nth ऑर्बिट. nth ऑर्बिट में क्या होगा, सही है भाई. पार्टिकल दे रखा है सिर्फ और सिर्फ क्या, मास m दे रखा है आपको, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है. मास और पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ यही दो चीजें गिवन है आपको. कैसे सॉल्व करेंगे, याद करो
मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में इसमें वर्क एनर्जी पावर के टाइम पे बताया था, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, है ना। दूसरी भाषा में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है आप लोगों को, ऐसा ना बोलो, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू हटा के मैं क्या लिख देता हूं, डी यू, और इसको हटा देता हूं। बोलो स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी यू। बोलो डी आर को उठा के इधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, माइनस डी यू बाई डी आर। ओके, तो बोलिए होता है माइनस डी यू बाई डी आर। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, माइनस ए आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, माइनस 2AR, और उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, प्लस 2AR। यानी कि फोर्स जो है ये आपके पास अवेलेबल है, सही है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, यस। बाहर की तरफ क्या लग रहा है, mv स्क्वायर बाय आर, और अंदर की तरफ क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, कंजर्वेटिव फोर्स, ये वाली, कितनी, 2AR के बराबर, सही है। तो ये आ जाएगा 2AR। बोलो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इधर वाला फोर्स इक्वल टू इधर वाला फोर्स, यानी कि हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, यानी कि F 2AR इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। और दूसरी बोर्ड पोस्टुलेट के हिसाब से mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 तो ये दो इक्वेशन है मेरे पास। हमें क्या निकालना है, रेडियस और वेलोसिटी निकालना है। रेडियस और वेलोसिटी कितना आएगा बताना, सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, mvr और यहां पे क्या आ गया, mv स्क्वायर बाय आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बोलो भाई, ये r को उठा के इधर लेके जाओ, कितना आ जाएगा, mv स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सही है। ओके, 2a, एक सेकेंड, v इज इक्वल टू, यहां से v का वैल्यू निकाल दिया, कितना आएगा, mr को उठा के इधर ले जाओ, nh बाय 2 पाई rm, सही है। यहां पे क्या आ जाएगा, बोलो v का वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, फिर v स्क्वायर की जगह। बोलो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ r रह गया, r की वैल्यू आ जाएगी, अरे बोलो ये r का वैल्यू आ गया, बोलो अरे पता नहीं तुम हाँ नहीं बनते, मेरे को नहीं लगता है। बोलो mv स्क्वायर बाय r में v का वैल्यू उठा के पुट कर दिया, v का वैल्यू उठा के पुट कर दिया, क्या आएगा, 2AR इज इक्वल टू m बाय r, v स्क्वायर mv स्क्वायर बाय r है ना ये, ठीक है। यहां पे बोलो क्या यहां पे कोई वेलोसिटी नजर आ रही है आपको, नहीं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहा है, r नजर आ रहा है, r और r, यस और नो। बोलो r की वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके, तो r की वैल्यू आ गई है, r इज इक्वल टू m स्क्वायर h स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर m a की पावर 1/4, सही है, आया। दिस इज द रेडियस इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में ये रेडियस हो जाएगी, सही है। r का वैल्यू पता चल गया, बोलो mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई, यस। बोलो r का वैल्यू पता चल गया, r का वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। बोलो r को फिर उठा के इधर ले जाना, इस m को उठा के इधर ले जाना, बोलो इस r की वैल्यू उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बोलो वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट आ गया, बोलो व्हाट इज n, n मतलब nth ऑर्बिट, वेलोसिटी आ गई, रेडियस आ गई। अब बताना काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ m v स्क्वायर, बोलो 1/2 m v स्क्वायर का वैल्यू, इसका स्क्वायर का वैल्यू उठा के पुट कर देना, हो जाएगा। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया। ओके, पोटेंशियल एनर्जी जो आपको गिवन है क्वेश्चन में क्या है, माइनस a r स्क्वायर, r का वैल्यू उठा के पुट कर देना, सही है। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द आंसर, सही है। ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस नो डाउट बहुत इजी है। A charged particle of charge q and mass m is revolving in a circular path in uniform magnetic field B, ठीक है। चार्ज पार्टिकल है, चार्ज उसका दे दिया, मास उसका दे दिया, सर्कुलर पाथ में चल रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में चल रहा है। अज्यूमिंग बोर्स एटॉमिक मॉड्यूल, अब बोर एटॉमिक मॉड्यूल मान लिया,
किसके लिए? चार्ज पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। याद करो क्या होती थी उसकी रेडियस? mv बाय pq। यस, mv बाय pq। याद आया? अरे एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन था, उसमें पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा था, तो उसकी रेडियस क्या आई थी? mv बाय pq, राइट? ओके। बोर्स एटॉमिक मॉडल फाइंड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। सही है भाई? ओके। मुझे एक बात बताओ, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है, इसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है? बी क्यू वी साइन थीटा, राइट? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो बोलो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड? 90 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 91 हो जाएगा, यानी कि फोर्स किसके बराबर आया? बी क्यू वी। सही है? यानी कि इस पार्टिकल पे जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? बी क्यू वी। और बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट? तो बोलो बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर कर देंगे। बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और बोर मॉडल से क्या आया था? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। बोलो v और r में एक इक्वेशन, v और r में दूसरी इक्वेशन सॉल्व करके v और r की वैल्यू निकाल सकते हैं। वही हो जाएगी वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट और रेडियस इन nth ऑर्बिट। बोलो मुश्किल है क्या? मुश्किल है तो बताइए, बोलिए। बहुत मुश्किल है ना? v से भी कट जाएगा, एम वी बाय आर की वैल्यू आ रही है मेरे पास, आर को उठा के दे दो, एम वी इज इक्वल टू बी क्यू आर। यहां पे एम वी की वैल्यू उठा के पुट कर दो, बी क्यू आर इंटू आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। बोलो क्या आ जाएगा? बी क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। बी क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। बी क्यू को उठा के इधर भेज दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई बी क्यू। सही है? आर रूट ले लो, क्या आ जाएगा? आर का वैल्यू आ गया। बोलो रेडियस इन nth ऑर्बिट आ गया ना? कोई दिक्कत? अब इस आर की वैल्यू को उठाओ, यहां पे पुट कर दो। बोलो m को उठा के तो ले जाना, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट आ जाएगा? नहीं आएगा क्या? आ गया। बस यही करना है, वेलोसिटी आ गई और रेडियस आ गई। अब क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? बोलो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम तो एम रहेगा, वी की वैल्यू निकाल ली थी अभी, वी स्क्वायर कर दो, यहां पे रख दिया, आंसर आ गया। ओके। और क्या निकालना है अपने को? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? एक सेकंड, एनर्जी का 4 दिखते हैं वहां जाता है। एनर्जी पोटेंशियल, एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी ऐसे तो नहीं आना चाहिए डायरेक्टली, काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी, ये गलत लिखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी आएगा, मैं बताता हूँ, बोलो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ठीक है, चार्ज उसके पास है Q, मास है m। जब ये रोटेट कर रहा है तो बोलो इसका क्या आ जाएगा? I इक्विवेलेंट आ जाएगा। यस, ओके। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? I इंटू एरिया। यस, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। एक लूप है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m और वो B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो बोलो उसके पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस m डॉट b, ऐसे करके आएगा। ठीक है, m का वैल्यू आ जाएगा चार्ज पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी v पता है अपने को, बोलो चार्ज डिवाइड बाय टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे? 2 पाई r डिवाइड बाय v करके। सही है? वहां से हमारे पास I इक्विवेलेंट आएगा, यहां पुट करेंगे, एरिया में रखेंगे पाई r स्क्वायर, r का वैल्यू भी आ चुका है, यहां से आएगा m। तो m v cos थीटा होता है, वो थीटा क्या मान लेंगे इस केस में? 0 डिग्री, कि m का वैल्यू
सॉरी एम का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो बोलो क्या आ जाएगा माइनस एम डॉट बी, ऐसे करके आएगा। सही है, ऐसे करके रखना, ठीक है। यहाँ पे इसने गलत लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख दिया, ऐसे नहीं आएगा। और फिर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करके टोटल एनर्जी लिखते हैं, ठीक है। इन हाइड्रोजन लाइक एटम Z इक्वल टू 11, सोडियम एटम है, in hydrogen like atom Z equal to 11, nth line of Lyman series has a wavelength lambda equal to de Broglie's wavelength of electron, the level from which it originated. What is the value of n? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझाता हूं आपको। क्या कह रहा है कि एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम है Z इक्वल टू 11। हाइड्रोजन लाइक का मतलब उसके 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम है मतलब किसकी चलेगी, बोर की चलेगी, नील्स बोर वाला मॉडल चलेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि nth लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज कौन सी होती है, लाइमन सीरीज n इक्वल टू 1 में वापस आता है इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल टू 1 में वापस आता है, ठीक है। n इक्वल टू 1 में जंप बैक कर रहा है, ऊपर से वापस जंप कर रहा है, ठीक है, ओके। वो जंप कर रहा है फ्रॉम सम लेवल n टू फर्स्ट, उसकी कुछ वेवलेंथ होगी भाई। वो जब नीचे जंप करता है तो उसने फोटोन एमिट किया, फोटोन की वेवलेंथ इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट है, तो n का वैल्यू होता है। समझ में आया? लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन वन मोर टाइम। ये है मेरे पास सोडियम का एटम, देयर आर मल्टीपल लेवल्स डैश डैश डैश, यहां पे है आपके nth लेवल है यहां पे, ठीक है। यहां से कहां पे जंप कर रहा है, n इक्वल टू 1 में जंप कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, और जब ये जंप करता है तो इसने फोटोन रिलीज किया, इसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और जो इस nth लेवल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उसकी वेवलेंथ भी लैम्डा है, दोनों की वेवलेंथ है लैम्डा। तो बताइए n कितना है? क्वेश्चन समझ में आया? ओके, ऑलराइट। तो बताइए 1 बाय लैम्डा क्या होता है, वो रिडबर्ग कांस्टेंट वाला, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। भाई n2 से n1 में जंप करता है तो इतनी एनर्जी का फोटोन निकलता है, तो इतनी वेवलेंथ का फोटोन निकलता है, राइट, ठीक है। तो बोलो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू z का वैल्यू हो गया 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, nth ऑर्बिट से आ रहा है, n का वैल्यू भी निकालना है आपको, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गई मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा आ गया, यहाँ पे n आ गया, लैम्डा और n में एक रिलेशन दिख रहा है मुझे अभी, ठीक है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। डी ब्रोगली के हिसाब से लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय मोमेंटम होता है, h बाय mv होता है ना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है दैट इज इक्वल टू ये वाला लैम्डा, यस और नो? तो बोलिए लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई, 2 पाई इधर, mv को उठा के इधर, तो 2 पाई r इज इक्वल टू nh बाय mv। ये क्या किया हुआ है, h बाय mv 2 पाई r बाय n, n कहां से आया, यहाँ n नहीं आएगा ना, एक मिनट रुको यार, ये अभी करते करते ना ऐसा लगा कि कमर में झटका आ गया, तभी मैं बीच बीच में रुक रहा था, यार ऐसे खड़ा हो रहा था, ठीक है, कोई बात, दिमाग काम नहीं कर रहा। mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई, और यहां से आएगा लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, ठीक है। यहां से mv का वैल्यू उठा लेते हैं, तो बोलो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय mv कितना है,
NH बाय 2 पाई आर, ठीक है, ठीक है, तो 2 पाई आर बाय n। आई अंडरस्टैंड यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी, आई अंडरस्टैंड। बोलो 2 पाई आर डिवाइड बाय n कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू के लिए बोलो, लैम्डा और n में एक रिलेशन ये आ गया, यस, और लैम्डा और n में एक रिलेशन ये आ गया। दोनों को सॉल्व करके हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं। सही है, यहां से लैम्डा का वैल्यू उठाओ, यहां पुट करो तो n का वैल्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत? चाहे यहां से n का वैल्यू निकालो, लैम्डा को पुट करो, फिर लैम्डा आ जाएगा। कोई दिक्कत? सही है, बोलो 2 पाई आर, रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, आर का वैल्यू रख दिया आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। सही है, एक एन से ये एक एन कट जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे? ठीक है, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू दिस, सॉल्व करके उसमें पुट कर दिया, सॉल्विंग वी गेट n इक्वल टू 25। डन। 24.5 या 24.8 आ जाए तो भी क्या लेंगे? 25। सही है ना, 25.1 आ जाए तो भी 25। कोई दिक्कत? दक्ष, दोबारा एक्सप्लेन करो, पक्का? Suppose the potential energy between electrons and protons at a distance r is given by minus k e square by 3r square, r cube है क्या? Okay, sir. Use Bohr's theory to obtain energy level of such a hypothetical atom. क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस के ई स्क्वायर बाय 3r क्यूब। ऐसे एटम का क्या निकालना है? एनर्जी लेवल निकालना है। और इसे पिछले से पिछला क्वेश्चन किया था ना, उसमें क्या किया था? फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। बोलो, फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी, इसको डिफरेंशिएट करो, के कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, के स्क्वायर बाहर, 3 कांस्टेंट, बोलो ये क्या बन जाएगा? 1 बाय आर क्यूब, यानी कि आर की पावर माइनस 3 बाहर, मतलब आगे आ जाएगा, आर की पावर -4 हो जाएगा। तो बोलो कितना आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय 3 माइनस 3 इंटू आर की पावर -4, ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से ये वाला माइनस जो ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? के ई स्क्वायर बाय आर की पावर 4। ये हो गया फोर्स, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अच्छा, ये फोर्स किसका काम करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। क्या आ जाएगा? mv स्क्वायर बाय आर। के स्क्वायर बाय आर की पावर 4 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, और mvr इज इक्वल टू nh बाय 2। ये दोनों चीजें वैलिड होंगी, यस और नो? आल्सो फ्रॉम बोथ पोस्टुलेट ये आ जाएगा। बोलो, यहां से v का वैल्यू आ गया। बोलो, अब इस v की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो। सही है, r की वैल्यू निकाल लोगे और v की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। तो ये r आ जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग r इन सेकंड इक्वेशन, ये आपकी कहां गई? सेकंड इक्वेशन वो है, ठीक है। v का वैल्यू आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पता ही है, माइनस के स्क्वायर बाय 3r क्यूब है। वेलोसिटी आ गया तो क्या निकाल लेंगे? हाफ mv स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी आ गया, टोटल एनर्जी आ जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस के स्क्वायर बाय 3r, खुद करके आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? A single electron orbits a stationary nucleus। सिंगल इलेक्ट्रॉन बोलते क्या याद आना चाहिए? बोर्स पोस्टुलेट, क्योंकि बोर ने कहा था कि जो उसका मॉडल है दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। उसने कहा था सबके लिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सारे मैच कर रहे थे, ठीक है ना? नहीं यार, नहीं चली गई है ख्याल में, पक्का? ठीक है। अच्छा चल, ये बताना mv स्क्वायर बाय आर क्यों लेते हैं हमेशा? जाग रही है ना? mv स्क्वायर बाय आर क्यों लेते हैं? हाँ, जो फोर्स होती है वो mv स्क्वायर बाय आर के बराबर ही क्यों ली जाती है? ये तो जाग रही है सच में ही, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ये बात। A single electron orbits a stationary nucleus। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, बोर पोस्टुलेट लगेंगी।
चार्ज कितना है प्लस ZE, ठीक है, वेयर Z इज ए कांस्टेंट एंड E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है भाई। इट रिक्वायर्स 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। सेकंड से थर्ड में जाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ Z, energy required to excite electron from third to fourth orbit, lambda of the electromagnetic radiation required to remove the electron from first to infinity बोर ऑर्बिट की फर्स्ट ऑर्बिट जो है उससे इंफिनिटी ऑर्बिट तक ले जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, फिर आता है रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। ओके ओके, इसमें डाटा गिवन है आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, जे एडवांस का क्वेश्चन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत पुराने वाला क्वेश्चन है शायद, ठीक है। बोर रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम यानी कि 5.10 की पावर -11, और ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, h का वैल्यू 6.6 10 की पावर -34 जूल है। तो देखो भाई मैं आपको मेथड बताऊंगा, करना आपको ये, ठीक है। मेथड देखते हैं। मुझे बताइए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना, और क्या कह रहा है ZE चार्ज है उसके न्यूक्लियस पे, E मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। कितनी एनर्जी चाहिए 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए सेकंड से थर्ड में जाने के लिए। बोलो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होता था E0 Z² बाय n², यही होता है ना। nth ऑर्बिट की एनर्जी इतनी होती है, और ऑब्वियसली यहां पे कितना आता है एनर्जी -13.6। तो मैं कहता हूं सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, सही है। ओके, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, सही है। सेकंड से थर्ड में जाना तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी ऑफ 3 माइनस एनर्जी ऑफ 2 कर देंगे तो इन दोनों का एनर्जी गैप निकाल लो, निकाल दे, कितना आएगा बताना। एनर्जी गैप 13.6 Z², बोलो 1/2² - 1/3², सही है। इतनी एनर्जी चाहिए सेकंड से थर्ड में जाने के लिए। दिस इज इक्वल टू गिवन है 47.2, निकाल लिया। अब यहां से Z की वैल्यू निकाल लेंगे आप, पूरी इक्वेशन में Z नहीं पता, Z आ जाएगा। Z पता चल गया, ओके, Z² पता चल गया, वेरी गुड। अब ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है वैल्यू ऑफ Z, ये निकल गया पहला बार। फिर कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, तीसरी से चौथे में ले जाने के लिए कितनी चाहिए होगी, एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 Z² 1/3² - 1/4²। इतनी एनर्जी चाहिए थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए। गलत है क्या, ठीक है। फिर लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू इनफाइनाइट ऑर्बिट, बोर की पहली ऑर्बिट से इंफिनिटी ऑर्बिट, मतलब बिल्कुल बाहर निकाल देना है, एक्सट्रीमली बाहर कर देना उसको। कितनी एनर्जी लगेगी, मैं कहता हूं, बोलो एनर्जी लगेगी, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ द इनफाइनाइट ऑर्बिट। यस और नो, इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी 0 होती है, एक इनफाइनाइट ऑर्बिट मतलब इंफिनिटी डिस्टेंस पे चला गया, और इंफिनिटी डिस्टेंस पे एनर्जी क्या होती है दोनों के बीच में इंटरेक्शन की, 0। तो ये हो गया, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है यही एनर्जी चाहिए होगी फोटोन के द्वारा इसको बाहर निकालने के लिए। इमेजिन करिए एक इलेक्ट्रॉन है, वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है और उसकी एनर्जी है 10 जूल, सही है, मतलब -10 जूल। उसको बाहर निकालना है, बाहर निकालना तो उसकी एनर्जी 0 कर देंगे। कैसे करेंगे, उसको 10 जूल एनर्जी दे दो, यानी कि जितनी उसकी एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट में उतनी एनर्जी उसको दे देंगे तो वो फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी ऑर्बिट में चला जाएगा। बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट पूछ रहा है, सॉरी एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, और ये कितना आएगा बताना, E0 Z² बाय n²। फर्स्ट ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, Z का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, आ जाएगा आंसर।
इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन इसने एनर्जी नहीं पूछी, इसने क्या पूछा है, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बोलो ये एनर्जी किसने दी है, फोटोन ने, दिस इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, यहां से लैम्डा निकालो, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर। सही है, समझ में नहीं आया, आ गया, ओके। फाइंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, टोटल एनर्जी क्या होती थी, याद करो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 हो जाएगा। जेड का वैल्यू हम निकाल चुके तो जेड का वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, बोलो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, यस, तो इसका एग्जैक्ट नेगेटिव कर दो, कितना आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर। और बोलो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी का डबल कर देते हैं या काइनेटिक एनर्जी के डबल का नेगेटिव, सही है। तो बोलो ये कितना हो जाएगा -27.2 जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी टीई। क्लियर हो गई बात, सही है। और एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, NH by 2 पाई, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 1, h और 2 पाई का वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में नहीं आया। रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, बोलो रेडियस r इज इक्वल टू r नॉट n स्क्वायर बाय z, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 1 हो गया, r नॉट 0.53 एंगस्ट्रॉम, z का वैल्यू निकाल लिया फर्स्ट पार्ट, r का वैल्यू आ गया। बोलो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, सेम टू सेम चीजें हो रही है बार बार, है ना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम NH by 2 पाई, n का वैल्यू 1 है, R1 आ जाएगा। A neutron moving with speed v makes a head-on collision with a hydrogen atom in ground state, ठीक है। Kept at rest, find minimum kinetic energy of neutron for which inelastic collision may take place। क्या बात है, खेल कर दिया, खेल, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन है तो उसके पास स्पीड कितनी है v, वो हेड ऑन कोलिजन करता है, मतलब बिल्कुल सामने से टक्कर मारता है, किसको, हाइड्रोजन एटम। हेड ऑन कोलिजन मतलब बिल्कुल सामने से टक्कर, ऑब्लिक कोलिजन मतलब ऐसे छू के निकल गया, इस टाइप, ठीक है। अच्छा, और वो हाइड्रोजन एटम कहां था, रेस्ट पे था। फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालिए फॉर विच, जिसके लिए इन इलास्टिक, कंप्लीटली इन इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन में टेक प्लेस। अब ये क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को आपने समझा नहीं अच्छे से। कोलिजन को जोड़ दिया किसके साथ, मॉडर्न फिजिक्स के साथ। ये एक न्यूट्रॉन है भैया, ठीक है, यहां पे एक हाइड्रोजन एटम रखा हुआ है, हाइड्रोजन एटम गैस में, ये आया न्यूट्रॉन विद सम स्पीड v, ये आके इससे टकराया, ये आके इससे टकराएगा। अगर ये कोलिजन कंप्लीटली इलास्टिक हो तो क्या होता है, सेम मास है दोनों में, न्यूट्रॉन का और हाइड्रोजन का मास सेम होता है, यस और नो, बोलो। जब ये दोनों टकराएंगे, अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो दोनों की स्पीड एक्सचेंज हो जाएगी, जितनी स्पीड उसकी थी उतनी स्पीड हाइड्रोजन एटम की हो जाएगी और न्यूट्रॉन रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है, तो क्या होगा, टकराएंगे, देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो लॉस इन एनर्जी होगा, क्या लॉस इन एनर्जी, वो इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। जब ये न्यूट्रॉन आया, इससे टकराया,
टकराने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ लूज हो जाएगी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। कहां खर्च हो जाएगी? इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में हो जाएगी। समझ में आया? बात समझ में आई? ओके। अब मैं कहता हूं कि यहां पे एक्साइट होने के चांसेस सबसे ज्यादा कब है? जब कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन हो और मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया। वो सारी की सारी एनर्जी कहां चली जाएगी? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की कोशिश करेगी, है ना? तो अपने को क्या निकालना है? बेसिकली सबसे पहले तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सही है? ओके, ठीक है। तो बोलो इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये जब इससे टकराएगा तो मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी होगा। मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी होगा तो बोलो ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और दोनों सेम फील्ड पे चलेंगे, क्योंकि जब इन इलास्टिक कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक तो जो ऑब्जेक्ट जाके टकराता है उससे चिपक जाता है ना? दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो इनिशियली इसका वेलोसिटी है v। जब ये इससे टकराएगा तो बोलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ 2m इनटू व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? लेट्स से v फाइनल का स्क्वायर। सही है? अच्छा, अब v फाइनल और v में रिलेशन निकाल ले। मैं कहता हूं ये जो सिस्टम है इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कि मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो बताइए इनिशियल मोमेंटम क्या है? m इंटू यू, यस। और फाइनल मोमेंटम क्या है? 2m इंटू वी फाइनल। और u क्या है? v के बराबर है। बोलो m से m कट जाएगा, बोलो v फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई? v बाय। सही है? ओके। अब बताओ v फाइनल की वैल्यू क्या थी? आप कर दो, खुद कर दो भाई। बताओ, ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल माइनस फाइनल कर दो, आएगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन एनर्जी। ये लॉस इन एनर्जी कहां चला गया? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में। अब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए हमको? मैं कहता हूं मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से कहां चला जाए? सेकंड ऑर्बिट में चला जाए। यस और नो? अरे फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो कम एनर्जी चाहिए होगी, फर्स्ट से थर्ड में जाएगा तो और ज्यादा चाहिए होगी, फर्स्ट से फोर्थ में जाएगा तो और ज्यादा चाहिए होगी। तो मिनिमम एनर्जी कहां चाहिए? फर्स्ट से सेकंड जाने में कितनी एनर्जी चाहिए? निकाल लो। ई नॉट जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। आ गया आंसर? ठीक है, लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। इतनी एनर्जी कहां से आएगी? यहां से आएगी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी से। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है? वहां से आपके पास क्या आ जाएगा? v। और v आ गया तो बोलो इनिशियल एनर्जी कितनी आ गई? हाफ एम, जिसको यहां पे पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया? सही है? इस तरीके से किया हुआ है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जो मैं बता रहा हूं दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10.2 का डबल होना चाहिए, ऐसे दोनों मेथड से सेम आता है। ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी एडवांस क्वेश्चन, ओनली फॉर कंपटीशन, ओनली फॉर जेईई बल्कि नीट में भी इस सवाल को पूछे जाने की कोई चांस नहीं, ठीक है। कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाइड्रोजन एटम हैज एन एनर्जी ऑफ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन? कह रहा है हाइड्रोजन एटम है, उसमें किसी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी कितनी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम बताइए। एंगुलर मोमेंटम तो mvr होता है और ये होता है nh/2π। मतलब अगर हमको ऑर्बिट का नंबर पता चल जाए तो हमको एंगुलर मोमेंटम पता चल जाएगा, राइट। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए n चाहिए, n यहां से निकाल लो। व्हाट इज द एनर्जी इन द nth ऑर्बिट? -3.4। एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 z²/n², राइट। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? -3.4 एनर्जी है। बोलो z का वैल्यू कितना है? 1। बोलो n का वैल्यू निकाल लेंगे आप, सही है। n इक्वल टू कितना आ जाएगा?
ध्यान से देखो, इसको उठा के इधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा, -3.4 इज इक्वल टू एन स्क्वायर, माइनस माइनस ये कितने पे जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 4 पे, बोला एन स्क्वायर 4 का एन कितना हो गया 2, है ना। तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 2h/2π, यानी कि h/π आंसर कर सकते हैं। एन का वैल्यू 2 आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा आपके पास nh/2π n। डन। एक डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम, नाम ही दे दिया क्या, लिथियम एटम है, मतलब Z का वैल्यू 3 है, और डबली आयनाइज मतलब 2 बार आयनाइज कर दिया, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास, यानी कि बोर मॉडल वैलिड रहेगा। यस और नो वंशिका, क्या रहेगा, बोर मॉडल एक्टिव रहेगा। यस और नो, बोर मॉडल की मॉस्फेट्स चलेंगी, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन होती है जनरली, तो भाई डबली आयनाइज्ड लिथियम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया, सिंपली हाइड्रोजन एटम नाम दे दिया, तो वो सब क्या है बेसिकली, क्या है वो, बोर मॉडल का क्वेश्चन है। यस, ठीक है, ओके। तो Z का वैल्यू 3 है, हाइड्रोजन लाइक हो गया, लिथियम एटम है। फाइंड लैम्डा ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन लिथियम 2+ फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो फर्स्ट की एनर्जी निकाल लो, थर्ड की एनर्जी निकाल लो, दोनों का गैप निकाल लो, सही है, उतना ही एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी है उसको hc/λ के बराबर है। क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो एनर्जी कितनी चाहिए, थर्ड की एनर्जी माइनस फर्स्ट की एनर्जी, सॉल्व करके आगे कुछ आंसर, ठीक है। ये एनर्जी कौन दे रहा है, रेडिएशन, उस रेडिएशन का वेवलेंथ निकालना है, कैसे निकालेंगे, hc/λ, वहां से लैम्डा निकाल लेंगे, समझ में नहीं आया, आ गया, ठीक है। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व्ड इन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ अबव एक्साइटिंग सिस्टम, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हो जाएंगी एमिशन स्पेक्ट्रम में इस एक्साइटिंग सिस्टम के लिए, मतलब कहां चला गया इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में चला गया है, राइट। थर्ड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, ऑब्वियस सी बात है, वो थर्ड ऑर्बिट में हमेशा हमेशा तो नहीं रहेगा, वो वापस जंप करेगा। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस यानी कितनी अलग अलग वेवलेंथ हमको ऑब्जर्व होगी, बोलो एक वेवलेंथ ऑब्जर्व होगी, वो 3 से 2 में जाएगा, फिर 2 से 1 में जाएगा, तो बोलो एक और एक 2 हो गई, और एक 3 से वापस 1 में डायरेक्टली चला जाएगा, तो एक वहां ऑब्जर्व होगी, तो टोटल कितनी हो गई 3, तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 3, सही है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब मैं कहता हूं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हालांकि आगे लिखा भी हुआ है कि मान लीजिए आपके पास एक एटम है, उसमें देयर आर ए नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, ओके, और कह रहा है कि n इक्वल टू n से n इक्वल टू 1 में जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो कितने अलग अलग वेवलेंथ हमको देखने को मिलेंगे, आसान भाषा में वेवलेंथ, और मुश्किल भाषा में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालेंगे, बोलो 1 2 3 और 4, 4 लाइन है फॉर एग्जांपल, 4 में से कोई भी 2 के बीच में जब जंप होगा तो एक अलग स्पेक्ट्रल लाइन हमको देखने को मिलेगी। कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 4c2, सही है, 4 में से 2 को चुन लेंगे, कैसे आएगा ये बताना, 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना, हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, फिजिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 4 से 3 में जाएगा, 3 से 2 में जाएगा, 2 से 1 में जाएगा, कितनी लाइंस हो गई 3, फिर 4 से 2 में 5, 3 से 1 में, अरे, और एक 4 से सीधा 1 में, 7 लाइन, 7 की 6 आएगी, कर लोगे, समझ में आया ना। तो NC2 वाला फॉर्मूला लगेगा, डन। रेशियो ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोर्स हाइड्रोजन एटम एंड बोर्स हाइड्रोजन लाइक लिथियम, बस क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी होती है, बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, बोर्स हाइड्रोजन एटम, बोर के हाइड्रोजन एटम में
और बोर के हाइड्रोजन लाइक लिथियम में Z का वैल्यू 3 होता है, हाइड्रोजन में Z का वैल्यू 1 होता है। तो बोलो अगर हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में एनर्जी x है ना, तो अगर x एनर्जी दे देंगे इलेक्ट्रॉन को तो मास चला जाएगा। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है आपसे कि हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है और लिथियम की फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, रेशियो पूछ रहा है। सही है, बोलो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एटम इज इक्वल टू E1 होता है, E इंफिनिटी E1 माइनस E इंफिनिटी। सही है, E1 कितना आ जाएगा बोलो 13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, n का वैल्यू 1 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही है। बोलो 13.6 Z स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1, तो बोलो एनर्जी फॉर हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, बोलो 13.6 Z ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर और एनर्जी ऑफ लिथियम क्या आ जाएगा, इंफिनिटी तक पहुंचाने के लिए लिखा हुआ है, बोलो 13.6 Z ऑफ लिथियम का स्क्वायर, ये 1 है ये 3 है तो 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9, 13.6 कट जाएगा। शुड आई रिपीट, ratio of minimum to maximum lambda in the Lyman series of radiation that an electron causes in a force hydrogen atom, मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी और मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी, ये पूछता है। कौन सी सीरीज में, लाइमन सीरीज, और वो भी कौन सा एटम, हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन यानी कि Z का वैल्यू 1, और कौन सी ऑर्बिट में वापस आएगा, n इक्वल टू 1, लाइमन सीरीज है ना तो n इक्वल टू 1 में वापस आएगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका n इक्वल टू 1, ये हो गया आपका n इक्वल टू 2 और ये हो गया आपका n इक्वल टू इंफिनिटी। सही है भाई, बोलो मिनिमम एनर्जी गैप कहां देखने को मिलेगा, सही है, और मैक्सिमम एनर्जी गैप है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली ऑर्बिट से 1 में आ रहा है ना, तो मिनिमम एनर्जी तो इतने वाले की होगी और मैक्सिमम एनर्जी इतने वाले की होगी। यस, तो बोलो इसकी एनर्जी निकाल लो, इसकी एनर्जी निकाल लो, यहां पे एनर्जी ज्यादा है तो यहां पे वेवलेंथ कम होगी, तो यहां वाली वेवलेंथ निकाल लो, वो हो गया मिनिमम वेवलेंथ, और यहां पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ। सही है, और उनका रेशियो बताना है, तो ये वाला वेवलेंथ निकाल लो, ये वाला वेवलेंथ निकाल लो, दोनों का रेशियो दे दो, समझ नहीं आया तो मिनिमम टू मैक्सिमम आ जाएगा रेशियो। कोई दिक्कत, तो बोलो एनर्जी इज मिनिमम व्हेन n इक्वल टू 1 एंड n2 इक्वल टू 2, और एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन n1 इक्वल टू 1 एंड n2 इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी से उसमें जब वेवलेंथ का रेशियो, एनर्जी का रेशियो आ जाएगा, फिर वेवलेंथ का रेशियो। कोई दिक्कत, व्हाट टाइम इज इट, टाइम, नो टाइम, आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि अभी 10:55 हो रहे हैं, तो